देखिए, जयप्रकाश की वजह से इशारे नहीं हारा, हुड्डा साहब ने बहुत कुछ हारा। जयप्रकाश की वजह से हुड्डा साहब ने बहुत कुछ हारा। ये जितनी मैनिपुलेशन करते थे, सवेरे 7 बजे पहुंच जाता थे हुड्डा साहब की कोठी पे। हुड्डा साहब बैडमिंटन खेल के उससे 2 घंटे कॉफी पीते रहे। अगर कुलदीप शर्मा को टिकट मिलती, इससे 2-2.5 लाख वोट फालतू लेते। जीतते फिर भी मनोहर लाल जी खट्टर, लेकिन क्योंकि कुलदीप शर्मा बाय नेम बाय फेस जानता, पिछले 20 साल उनके फादर मेंबर पार्लियामेंट रहे, लंबे समय से 1980 से लेकर अब तक वो करनाल की राजनीति करता रहा, करोड़ों रुपया खर्च करके अब प्रॉपर्टी का धंधा कर रहा हो, इसलिए कमजोर कैंडिडेट था। अब ये कहना भी हुड्डा इसको जीतने के लिए, मनोहर लाल जी को जीतने के लिए दिया, नहीं, ये खुद ही कमजोर था। शमशेर गोगी अब कांग्रेस में कहे या ना कहे, उसको कल को जरूरत पड़ जाए उसको हराने के लिए ऊपर से संदेश था। अभी की जितना फिर भी बीजेपी उम्मीदवार था 500 जगह, लेकिन वोटों में इजाफा हो जाता। किसान दोनों होता, हम कह देते जाट और जट एक साथ, लेकिन जब चुनाव होता है जट और जाट अलग होते हैं। शमशेर गोगी जट था, जट सिख। 15 मिनट बाद दीपेंद्र का फोन आ गया, इतने बेढंगे ढंग से धमकी भरे शब्दों में बोले, रोचन जी ईमानदारी से काम करो वरना सरकार तो बन रही है, फिर मत कहना। इसका क्या मतलब लगाया जाए? कार्य मतलब कहने का मतलब कि जो मैंने मेहनत की 20 दिन वो गई खड्डे। तो वो तो कुदरती भगवान ने ऐसी मार मारी इनको, जो मेरे साथ किया था स्मिता सिंह ने, उसके साथ भगवान ने कर दिया, हमने तो किया नहीं। और जो दीपेंद्र को घमंड था वो चकनाचूर हो गया 2 दिन बाद। अभी मैं नहीं चाहता था। यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नादानी, बालहट मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हार का एक कारण वो भी है, बहुत बड़ा कारण रहा। उसने जिस शहर में जाते थे, जिस हल्के में जाते थे, हर आदमी को थापी दे देते थे, तैयारी कर ले। आज अब बना ली डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी कौन चलाता है? जो डिसिप्लिन में रहा। एक धर्मपाल जी मलिक कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, राव नरेंद्र कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। ये जो अंबाले वाली लेडी है, अपनी एमपी थी कुरुक्षेत्र से, जो मेंबर है उसकी, वो कांग्रेस छोड़ के चली गई थी। फिर डिसिप्लिन उस कमेटी के मेंबर बना दिए। वो क्या डिसिप्लिन बनाएंगे जो खुद ही तोड़ के गए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के साथ भी जो गठबंधन होने वाला था वो क्यों नहीं हो पाया था उस वक्त? उसमें भी जेपी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जो सीट वो मांगते थे वो अपने लड़के को या भाई को दिलाना चाहता था। किसको मेरी याद नहीं, मेरा एमएलए जो इसका लड़का, उसके लिए उसने बहुत बड़ी गेम खेली। कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसको पहले नंबर तो बस्ते नहीं दिया जाते तो 8 बजे पहले बस्ते नहीं खुलते। कई जगह तो जो पोलिंग बूथ है वहां पर एजेंट ही नहीं होते और फिर वोट चोरी कहते हैं। नहीं होते। मैं ये बताओ, जब इसका चुनाव थे सुमिता सिंह के, 20-22 बस्ते गायब हो गए थे इनके। तो बताएगा नहीं दवांशु, क्योंकि मेरे खिलाफ है। दवांशु के पास वीडियो है, 9 बजे तक मनोज वधवा ने बस्ता ही नहीं लगाया, उसकी दीवार के ऊपर बस्ता पड़ा था, वीडियो है उसके पास। तो आप उसको मेयर की टिकट दे रहे हो बाद में। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज। और आज हम बात करने वाले हैं त्रिलोचन जी, जो कि करनाल से कांग्रेस के पुराने चेहरे रहे हैं, कांग्रेस के लिए संघर्ष किया, आजकल भाजपा में हैं। यूं कहें कि कांग्रेस के संघर्ष का जो टाइम रहा है उस भजन लाल से लेकर के, और अब जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज है, तमाम राज इन्होंने देखे हैं। मनोहर लाल खट्टर के साथ नायब सिंह सैनी के सामने फाइट करने वाले त्रिलोचन ही थे। जब कांग्रेस के बड़े से बड़ा चेहरा करनाल में आते डरता था कि चुनाव लड़ना वहां पर ठीक नहीं है, तो त्रिलोचन ने कमांड संभाली और आजकल बीजेपी में है। यानी कि पूरा जीवन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए समर्पित रहा, लेकिन अंतिम छोर में अब बीजेपी में आए हैं।
तो कैसा क्या कुछ कांग्रेस में रहा, क्या कुछ बीजेपी में रहा, और कांग्रेस को लेकर के भी हमारे सवाल रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अब अपने कैंपेन चला रही है वोट चोरी से लेकर के दूसरे, तो कहाँ कुछ कांग्रेस में गलतियां हैं और क्या कुछ बीजेपी में। तो तमाम सवालों के साथ आज हम त्रिलोचन जी से बात करने वाले हैं। तो त्रिलोचन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे द इनसाइडर न्यूज। धन्यवाद खंडेलवाल साहब, धन्यवाद। तो सर, पूरा जैसे मैंने अभी अपनी भूमिका में ही बता दिया कि पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित रहा, लेकिन अंतिम छोर में बीजेपी में आना पड़ा। तो देखो, ये जो आपका फैसला था, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि पत्थर दिल रख करके कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाता है, वैसे तो सीधे तौर पर नहीं लिया जाता। तो कैसे और क्यों ये डिसीजन लिया गया फिर? देखिए, लगातार 42 साल मैं कांग्रेस में रहा, एक आम कार्यकर्ता से लेकर, और 2 बार चुनाव लड़े कांग्रेस टिकट पर मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ बीजेपी में, और श्री नैब सिंह सैनी जी का खिलाफ जब करनाल में उपचुनाव हो रहे थे। दोनों चुनाव के अंदर मेरे को उस टाइम लड़ाए गए जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भूमिगत हो गए थे, और पार्टी हाईकमान ने मेरे को दे दिए आप चुनाव लड़ो। तो मैंने पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए, बुलंद रखने के लिए हम दोनों चुनाव लड़े। लेकिन जब जनरल चुनाव थे, जिस समय हवा थी भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, उस समय मेरे को टिकट से वंचित कर दिया गया। और एक मैं ये कहूँगा, रॉबर्ट वाड्रा के दोस्त की जो सास थी, उसको टिकट देने के लिए सारे जो मापदंड थे वो छोड़कर उसको टिकट दे दी गई। और जनरल चुनाव में के अंदर जब लोग सोच रहे थे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, उस समय उस उम्मीदवार को, सुमिता सिंह को, मेरे से भी 1000 वोट कम पड़ी। इससे साफ दर्शाता है, अगर मैं वो जनरल चुनाव में होता तो आज करनाल में कांग्रेस की दशा कुछ और होती। इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि ये खाली यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कार्यकर्ताओं को, और समय आने पर उनके साथ खड़े नहीं होते। इसलिए खंडेल साहब, मैंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और जिसको टिकट देते हैं उसके साथ 20 आदमी भेजते हैं जिताने के लिए, और कांग्रेस जिसको टिकट देती है उसके साथ 20 आदमी भेजते हैं उसको हराने के लिए। ये कांग्रेस का कल्चर है। ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि कांग्रेस अब तक जो एक समीक्षा चली हुई है, और उस समीक्षा में ये बात है ही नहीं कि जो एक कैंडिडेट है उसके साथ 20 लोगों को हराने के लिए भेजती है। और बीजेपी इसलिए कामयाब है क्योंकि वो 20 आदमी जिताने के लिए भेजती है। यानी कि महाभारत से अगर किसी भी युद्ध से हम देखें तो उसका सारथी और उसकी सेना उसको जीत के लिए पूरी वो करती है, लेकिन यहाँ तो जो सेना भेजी जाती है वो हराने के लिए भेजी जाती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और इसका उदाहरण शमशेर सिंह गोगी भी है, अगर आप उससे बात करोगे वो भी बताएगा, ऑफ द रिकॉर्ड। वीरेंद्र राठौर भी है, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको हराने के लिए कांग्रेस के लोगों ने ही जोर लगाया। इसलिए, और बीजेपी एक देशभक्तों की पार्टी है, जो कहते हैं करते हैं। एक आम कार्यकर्ता को घर से बुलाकर उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। एक आम कार्यकर्ता को उसके निष्ठा को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए उसको चेयरमैन बना दिया जाता है। ये बीजेपी की खूबी है। और कांग्रेस के अंदर हमेशा खुटे लाइन लगाने की बात की, सीएम तक बना देते हैं। नायब सिंह सैनी एक क्या देखिए, आपके सामने की बात है। नायब सिंह सैनी जी दोपहर को जब कहीं बैठे हुए थे, जब बताया उन्होंने मेरे को, उनको मैसेज आया अभी फटाफट चंडीगढ़ आओ। चंडीगढ़ के कहने लगे तैयारी करो, कल आपने ओथ लेनी है। रातों रात 2 घंटे के अंदर बदल गया। मैं जो चुनाव की तैयारी कर रहा था, 3 महीने बाद चुनाव होने थे, 3 महीने पहले मेरे को चुनाव लड़ने पड़े। इसलिए समय का पता नहीं होता। लेकिन बीजेपी आम आदमी के ऊपर निगाह रखती है, आम कार्यकर्ताओं के ऊपर निगाह रखती है। और जो कांग्रेस है ये सिर्फ पूंजीपतियों पे रखती है, या रिश्तेदारों पर रखती है, या पूंजीपतियों में निगाह रखती है। तो सर, जैसे 2024 में लग रहा था कि कांग्रेस अब की बार सत्ता में होगी,
हालांकि वो लोग वोट चोरी को लेकर के दोष दे रहे हैं। असली कारण क्या रहे जिसके कारण से कांग्रेस सत्ता की दहलीज से वापस चली गई? देखिए, हरियाणा के अंदर नेताओं के अंदर गैंगवार शुरू हो चुकी थी 2019 से बाद। 2019 से लेकर 24 तक गैंगवार इतनी बढ़ गई नेताओं की, और एक कार्यकर्ता मरने लगे। गैंगवार की वजह से ये एक दूसरे को हराने पे लग गए। जैसे गैंगवार होता भी दूसरे को नहीं आगे आने दे, एक दूसरे को हराने पे लग गए। हारते हारते सब कुछ खो बैठे। और आम कार्यकर्ता जो गरीब घर का था, जिसको टिकट मिल गई, जो पता नहीं जमीन जायदाद बेच के लड़ रहा था, वो मर गया। तो ये इसकी वजह से हारे, एक दूसरे को हराने के चक्कर में। खुद मतलब कि वोट चोरी नहीं हुई। वोट चोरी होती तो 35-35 हजार से ये हारी है, कितने वोटों का चोरी कर लेगा कोई? ये तो एक नाम है। वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी छेड़ा है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, अगर आपकी स्टोरी को देख पाए, वो सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना और देखना नहीं जानते। वो अगर सुनना और देखना जानते हो, हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष जिसको उन्होंने बनाया है, उसके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता सबूत है। उसके फादर के खिलाफ, नीतीश कटारिया, निश्चय उसके फादर सुखबीर कटारिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप ले सकते हो। और ये निश्चित कटारिया के खिलाफ है, आप ले सकते हो। ये अक्यूज लिखा हुआ निश्चित कटारिया। किस मामले में एफआईआर? ये वोट चोरी। ये वोट चोरी का मुद्दा छेड़ने से पहले देख तो लो राहुल गांधी जी, आप आना जो स्टेट प्रेसिडेंट बनाया वो वोट चोर है। कल आप प्रदर्शन करने जा रहे हो कुरुक्षेत्र के अंदर, किया कल, और आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आ ही नहीं रहा। आप कह रहे कांग्रेस एक होकर लड़ेगी। आपका जो वहां का एमएलए वो आ ही नहीं रहा। आप कह रहे कांग्रेस एक होकर बनेगी। इसलिए अब कांग्रेस के जो दिन थे वो लग चुके। जहां भी लगातार 3 बार कांग्रेस हारी है, चाहे वो दिल्ली रहा हो, चाहे यूपी रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे वो स्टेट रही हो, जहां 3 बार लगातार कांग्रेस आ रही है, वहां दोबारा कांग्रेस कभी सर्वाइव नहीं हुई, कभी आई नहीं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस आने का कोई चांस नहीं है। कांग्रेस के आने के चांस नहीं है। रामनिवास घोडेला ने भी एक आरोप लगाए हैं कि जो बड़े नेता हैं उसके आसपास के, जो जैसे आपने बताया कि फौज भेज दी जाती है, तो उसको हराने के लिए ही वहाँ के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने जयप्रकाश का नाम सीधे तौर पर लिया है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं हरियाणा में भी हो सकता है, आपके साथ भी हुआ होगा। किस तरीके से वो लोग हराते हैं एक उम्मीदवार को? देखिए, जयप्रकाश की वजह से इशारे नहीं हारा, हुड्डा साहब ने बहुत कुछ हारा। जयप्रकाश की वजह से हुड्डा साहब ने बहुत कुछ हारा। ये जितनी मैनिपुलेशन करते थे, सवेरे 7 बजे पहुंच जाता थे हुड्डा साहब कोठी पे। हुड्डा साहब बैडमिंटन खेल के उससे 2 घंटे कॉफी पीते रहे। 2 घंटे के अंदर जेपी इतने कान भर देता था भी उसको टिकट दो, उसको नहीं दो, वो आगे है, वो पीछे है। एक जो शाही कांड हुआ था, आपको मालूम होगा, किसने कराया था? उसमें तो नाम किरणकार उसका कुलदीप। नहीं, शाही कांड इससे पहले हुआ था, जो पेन से बदल दिया गया था। और राज्यसभा उसमें सुभाष वाड़ा, हाँ, सुभाष चंद्र वाड़ा मामले। सुभाष चंद्र किसका दोस्त था? जेपी का। अच्छा, जेपी के बड़े नजदीकी दोस्त थे। सारी जो सिस्टम बनाया वो जेपी ने बनाया। इसलिए अब हम लगाएंगे, वो कल को मैं कोर्ट में खींच लूंगा, कुछ करने जगह से बोलता है। ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया रहा है, बूथ कैप्चर करने का मुखिया रहा है, हमेशा बूथ कैप्चरिंग करता रहा। ये उसमें ग्रीन ब्रिगेड में रह के, तो यहाँ अगर ये कोई पॉजिटिव बात थोड़ी सोचेगा या नेगेटिव बात सोचेगा। यानी कि मैंने भी एक वीडियो देखी थी कि जेपी को कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का बट्ठा बिठाया है उसमें जेपी का अहम रोल रहा है। तो इन बातों से लग रहा है कि मैं कांग्रेस की बात नहीं कह सकता, मैं हुड्डा साहब का कह सकता हूँ। मैं हुड्डा साहब का अगर नुकसान किया, बट्ठा तो मैं नहीं कहूंगा, मैंने उनके नमक खाया, उनके साथ रहा हूं। जो हुड्डा साहब का नुकसान किया, या तो जेपी ने करा, या दीपिंदर ने करा, या एक धनखड़ थे उन्होंने करा। ये 3-4 आदमी ऐसे चिपटे हुए थे जो रात को सोने तक, सवेरे जगाने तक उनके साथ रहते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे, कान भर के रखते थे। उन्होंने इनका नुकसान किया। करनाल के लोकसभा चुनाव की तरफ चलते हैं जी। जब यानी कि हालात ये थे एक बार तो कि मनोहर लाल खट्टर बड़ी मुश्किल चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो चुनाव जीत जाते हैं। नाम कुलदीप शर्मा का भी यहाँ से चलता है कि कांग्रेस को चाणक्य का भी नाम चलता है, लेकिन एक भी उन सब में से एक नया चेहरा दिवांशु बुद्धिराजा को टिकट मिल जाती है।
तो एक चर्चा चलती है कि ये सीट हारने के लिए कहीं ना कहीं बुद्धि राजा को दी गई है, मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है। तो कितनी देखिए, क्योंकि उस समय मैं भी चुनाव लड़ रहा था, बाई इलेक्शन साथ ही थे पार्लियामेंट के, मैं असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा था नरसिंह सैनी जी के खिलाफ, और मैं देख रहा था कि जिसका चुनाव लड़ने का जो रंग ढंग था बुद्धि राजा का, वो एक कांग्रेस कल्चर का चुनाव नहीं था, लड़ रहा था। वो एक जैसे कब्जा लेना हो, कहीं बंदूक चलानी हो, गोली चलानी हो, ऐसी ऐसी बातें करने, पटों पे हाथ मारना, ये एक सभ्यता नहीं है कांग्रेस की, लेकिन इन लोगों ने बना दी, अब बन गई। मनोहर लाल खट्टर जी का मुकाबला कोई भी करता वो हारते, लेकिन ये तय था अगर कुलदीप शर्मा को टिकट मिलती, इससे 2-2.5 लाख वोट फालतू लेते, जीतने फिर भी मनोहर लाल जी खट्टर। लेकिन क्योंकि कुलदीप शर्मा बाय नेम बाय फेस जानता, पिछले 20 साल उनके फादर मेंबर पार्लियामेंट रहे, लंबे समय से 1980 से लेकर अब तक वो करनाल की राजनीति करता रहा, लेकिन वो भी उसी भवन में बैठ गया, जेपी वाले में, कुलदीप हुड्डा साहब के नजदीकियों में, उनमें बैठने उठने की वजह से वो मार खा गया। तो ये ले गया टिकट बुद्धि राजा। बुद्धि राजा ये मत कहे भी मैं 2.5 लाख वोट फालतू ले गया, ये कहे कि मैं 2.5 लाख वोट कम लेके गया कुलदीप से। मनोहर लाल खट्टर जीतना तय था, लेकिन कांग्रेस को और ज्यादा वोट मिल सकती है अगर बुद्धि राजा को टिकट ना देते तो। बुद्धि राजा सिर्फ पैसे इकट्ठे करता था, सिर्फ दिन रात तो सिर्फ पैसे इकट्ठे किए। बावरिया जी ने दिल खोल के उसको पैसे दिए, जबकि मैं भी चुनाव लड़ रहा था। अब बावरिया से पूछना क्या मेरे को एक पैसा दिया, या पूछना पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से क्या मेरे को एक पैसा दिया, पूछना हुड्डा साहब क्या मेरे को एक पैसा दिया। उसके लिए खजाने खोले हुए थे सबने, दीपिंदर भी पैसे दे रहे थे, हुड्डा साहब भी दे रहे थे, पीसीसी भी दे रही थी, एआईसीसी भी दे रही थी, करोड़ों रुपया खर्च करके अब प्रॉपर्टी का धंधा कर रहा हूँ। इसलिए कमजोर कैंडिडेट था। अब ये कहना भी हुड्डा साहब इसको जीतने के लिए, मनोहर लाल जी को जीतने के लिए दिया, नहीं, ये खुद ही कमजोर था। आपको कितना फंड मिला और बुद्धि राजा को कितना फंड मिला पार्टी से? मैं तो कहता हूँ रिकॉर्ड बता दे, किसी ने दिया हो, मैं तो आपके खिलाफ हूं, आज मैं बोल रहा हूं, मेरे को बताएं, अगर मेरे को दिया हो तो बताएं ना। बुद्धि राजा को कितना फंड आया? फिर बुद्धि राजा को 1 करोड़ रुपया तो एआईसीसी से मिला, क्योंकि उसका जो करता रहता था एआईसीसी की तरफ से मिस्टर पांडे, तो उसके साथ था, वही बता देता था हमारे सारी बातें। बावरिया जी ने दवाया, बावरिया जी पूछो, मेरे को कहा बावरिया जी ने भी अपना नंबर भेजो और आपको भेज दो, धनखड़ को भेज दो। धनखड़ मेरे खिलाफ था, वो समिता सिंह का भगत था, वो समिता सिंह टिकट दिलाना चाहता था, उसने मेरे को नंबर लेके काट दिया, नहीं भेजा कोई पैसा। खैर मैं पैसे की बात नहीं करना चाहता, अब छोड़ दी अब बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि बुद्धि राजा सिर्फ तो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए मुझे था, पैसे इकट्ठे करने ले गया, बात यह है। और आज वो प्रॉपर्टी का काम, आगे प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। तो करनाल जिला की जो तमाम सीटें हैं जो कांग्रेस की भी जीती हुई थी, असंध की शमशेर सिंह होगी, और यहाँ से तो ये सीएम सीटें ही थी, तो कांग्रेस की हार का कारण क्या रहा, क्या मानते हैं करनाल के? मैंने स्टार्टिंग में आपको कह दिया, मेरी जो लीडरों की आपसी लड़ाई थी, जिसको मैंने गैंगवार का दर्जा दिया, लीडरों की लड़ाई ने एक दूसरे को हराया। यानी कि यहाँ भी शिकार रहे हैं, चाहे आप हैं, चाहे शमशेर सिंह गोगी है, जो भी है। नहीं, मैं तो जब लड़ा उस टाइम तो बाई इलेक्शन था, अकेला चुनाव था, उस समय समिता सिंह मेरे खिलाफ, वीरेंद्र राठौर मेरे खिलाफ, बुद्धि राजा अपनी वोट मांगता नहीं, हमारे लिए मांगता नहीं था। और जो कार्यकर्ता जो थे, जो आज दोनों जिला प्रधान हैं, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, पार्टी से अलग होकर, ये दोनों मेरे साथ थे। रघुवीर संधू मेरे साथ था, और बड़े सारे लोग मेरे साथ थे जो आज कांग्रेस में हैं। बाकी में सर बहुत सारे लोग बीजेपी में आ गए, जैसे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनिंदर वो आ गया, रानी कमोज आ गई, अशोक राणा जो पंजाबियों के बहुत बड़ा चेहरा है वो आ गए, उषा तुली जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी वो आ गई, जंगीर सैनी जो सेवादल अध्यक्ष था वो आ गया, सुरेंद्र नंबरदार वो आ गया। ऐसे से बहुत सारे चेहरे जो बीजेपी में आ चुके मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मेरी मदद की। लेकिन जब लीडर जो 2 बार एमएलए रह ली हो, जिसको 4 बार टिकट मिल गई हो, वो जब तक साल ना चले, चेहरा तो चर्चित मिलता है। कार्यकर्ता तो मेरे साथ थे ही, लेकिन लीडर कोई नहीं था।
इसलिए। और शमशेर गोगी अब कांग्रेस में कहे या ना कहे, हो सकता है उसको कल को जरूरत पड़ जाए, उसको हराने के लिए ऊपर से संदेश था। अभी की जितना फिर भी बीजेपी उम्मीदवार में था 500 जगह, लेकिन वोटों में इजाफा हो जाता। वो भी 1500 वोट से हारते हरिंदर कल्याण से, ये जोगिंदर राणा से जहां 500-700 हजार वोट से ये भी हारते। इसलिए राकेश कमोट भी जीत सकता था, जिताने की कोशिश नहीं की गई। अब क्या कारण रहा हमें नहीं मालूम। नहीं, ऊपर से संदेश मतलब जो आप कह रहे हैं कि ऊपर से संदेश था कि उनको जिताना नहीं है, तो किस तरह का संदेश था, कौन लोग थे वो? अब तो आपके ऊपर तो बंदिश नहीं है। नहीं, इस साफ बात ये कि वह शेल्टर ग्रुप का था, ठीक। और मैं हुड्डा ग्रुप के बड़े नजदीक था। मैं एज ए कन्वीनर काम कर रहा, डिस्ट्रिक्ट को था ही नहीं। मैं पिछले 5 साल एज ए कन्वीनर काम कर रहा था, इसलिए हुड्डा ग्रुप का जो कार्यक्रम होगा मैं ही करता था। तो ऊपर से संदेश शेल्टर तो देगी नहीं, शेल्टर संदेश देगी नहीं। इसका मतलब कौन संदेश देगा, अंदाजा लगा लो। और किस बरादरी की वहां वोट ज्यादा थी उनको, यानी कि एक प्रकार से कह सकें कि शमशेर सिंह गोगी जाट था और जाट ही के वोटों को रोकने के लिए वहां फर्क पड़ जाता है। देखो, हम जब किसान आंदोलन होता है हम कह देते हैं जाट और जाट एक साथ, लेकिन जब चुनाव होता है जट और जाट अलग होते हैं। शमशेर गोगी जट था, जट सिख। दूसरे मेरे भाई, मैं बड़ा सत्कार करता हूँ। मैं भी उस सबसे बड़े गांव में जा रहा हूँ, वहीं पे भी बहुत बड़े जाटों गांव में भी शादी में जा रहा हूँ। वो मेरे भाई है, दुख सुख के साथी हैं, लेकिन उनका वो अपना नेता भूपिंदर हुड्डा को मानते थे, ठीक। वो भी एज ए सिख इलेक्शन लड़ रहा था, क्योंकि संत सिख बोल रही है ये क्षेत्र है। वहां जाके ये मामला नहीं बढ़ा। अगर वो सारे इशारा कर देते जिताने के लिए अपने समाज को, तो आज वो जीता था। मैं नहीं मानता जीत जाएगा। 500-700 हजार वोट से हारता, मतलब फिर भी वोटों के कवर हो जाते। यानी कि वोट चोरी इन्होंने खुद ही की है, ये मान सकते हैं। वोट चोर खुद है, ये वोट चोरी ज्यादा मुद्दा तो है ही नहीं। ये तो टाइम पास कर रहे हैं कि राहुल गांधी ये सोच रहे हैं भी मैं अब यहाँ भी हार के आ गया, कौन सी स्टेट में भी हार के आ गया, बिहार में हार के आ गया, जगह जगह हारने जा रहा हूँ, तो किसके ऊपर ठीक करा चुनने, वरना रिजाइन देना पड़ता है। वोट चोरी का मेरी तो चोरी होगी। जैसे शाहूकार ने पैसे लेने आना हो, तो जिससे लेने वो सवेरे कह रहे रात मेरी चोरी हो गई, वो बात ही खत्म होगी। जो पैसे देने थे वो चोरी हो गए, आपको दें क्या? वोट चोरी का मुद्दा लगा दिया। वो कहाँ हुई वोट चोरी? कहीं प्रूफ तो लगाओ। मैं तो निश्चित सोई के खिलाफ, निश्चित कटारिया के खिलाफ प्रूफ दे रहा हूँ चोरी के। वो एफआईआर तो दर्ज करें किसके खिलाफ, कोई प्रूफ तो दे, खाली एफआईआर के प्रूफ तो दे। हम तो प्रूफ दे रहे हैं पूरा रिकॉर्ड समेत चोरी के, वो प्रूफ तो दे भी किसने वोट चोरी की। मोदी जी ने की, अमित शाह जी ने की, नैब सिंह सैनी जी ने की, मनोहर लाल खट्टर जी ने की, किसने की? उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो करें, फिर हम जवाब देंगे। बिल्कुल, खाली कहने से बात नहीं चलती। निश्चित कटारिया है, वो भी बीजेपी का रिश्तेदार है वैसे तो, और जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो भी बीजेपी वालों का रिश्तेदार है। ये संयोग है या फिर राजनीति में ये सब चलता है? रिश्तेदारी का मामला नहीं है यहाँ पे। वो मैं मानता हूँ कि बेटी है, वो बड़े सभ्य लोग हैं, बड़े हमारे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वो ऐसा काम नहीं करेंगे भी उनके ऊपर किसी तरह की बात आए। वो वोट चोरी तो पहले हो चुकी है, रिश्तेदारी अब हुई है। वोट चोरी तो पुरानी है। नहीं, मैं वोट चोरी की बात नहीं कर रहा, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रदेश अध्यक्ष है और यूथ का जो अध्यक्ष है, दोनों बीजेपी के रिश्तेदारों को बनाया जाता है। ये संयोग है या फिर राजनीति में चलता है या कोई प्रयोग है? ये देखिए, ये कैंडिडेट घोषित किए गए नृपिंदर जी के माध्यम से, उनका कैंडिडेट था, ये वोट से बना, इसलिए नॉमिनेट तो हुआ नहीं। नॉमिनेट होता था हम कह देते बनाया गया। ये तो इलेक्शन जीत के आया है, इलेक्शन जिताने में नृपिंदर लगा था। अगर कैंडिडेट कोई और होता तो वो भी अवसर जीत जाता, क्योंकि जीतना था ही, किसी ना किसी ने बनना ही था। इसलिए कोई रिश्तेदारी मामला इसमें नहीं आएगा। ये तो जब वो बन गया तो वोट चोरी का जब इन्होंने मुद्दा उठाया तो हमने भी उठाया, अभी वोट चोर तो ये है, उससे पहले नहीं था तो कभी ध्यान भी नहीं दिया।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में जो आपसी एक बड़ी दीवार है, तो आप लोगों ने भी कभी इसको लेकर के बात की कि ये हमारे लिए बड़ा नुकसान कर सकती है और अगर एक होंगे तो तभी कहीं ना कहीं हम लोग जीत सकते हैं? देखिए, ये कई मीटिंग हुई भी। राहुल गांधी जी ने 2019 के चुनाव से पहले बस पे यात्रा भी करी, गुलाब नबी आजाद भी जब साथ से सारा हरियाणा भी घूमा। अब भी राहुल गांधी ने कई जगह बैठाया इनको, लेकिन कल की बात ही देख लो ना, कुरुक्षेत्र के अंदर ना एमएलए आए ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई छोटी चीज नहीं होता, लेकिन कुछ समझे तब ना। तो इसलिए अब ये कोई गुंजाइश नहीं है सुधार होने की। एक डॉक्टर के पास जाकर पूछे कोई भी ये मरीज बच सकता है, जब वो हाथ खड़े कर दे भी इसको घर ले जाओ, सेवा करो 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अभी बचने वाला नहीं है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस अब बचने वाली नहीं है। जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी पापड़ बेल ले, जितने मर्जी वोट चोरी के घोसले कर ले, जितना मर्जी रुक के दे ले, कहीं भी इनके हाथ में दोबारा सत्ता आने नहीं है। तो मनोहर लाल खट्टर के सामने आपने चुनाव लड़ा, नायब सिंह सैनी के समय में आपने उनके सामने चुनाव लड़ा, एक बड़ी चुनौतियां थी आपके सामने, और उस वक्त कैसा लग रहा था आपको? तब उनके सामने फाइट कर रहे थे, बेशक से चुनाव हार गए, लेकिन एक प्रकार से ये मानिए कि नेशनल मीडिया हो या फिर स्टेट की मीडिया हो, वो यही दिखा रही थी कि अब सीएम के सामने जो चुनाव लड़ रहा है ये व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहे और सुर्खियों का फायदा भी आपको नहीं मिला जो फायदा आपको मिलना चाहिए था। देखिए, जब मैं किसी कारणवश में भूपेंद्र हुड्डा जी के कोठे पे गया तो हुड्डा साहब कहने लगे मैं करनाल से चुनाव लड़ो। मैंने कहा जी वो सुमिता सिंह है, उनकी जो वर्डिंग मैं बता नहीं सकता कैमरे पे, उन्होंने कहने का मतलब यह था वो भाग गई। मैंने कहा जी रात ही तो मेरी बात हुई है। कहना नहीं, वो जवाब देगी मैं यहाँ पे एक काम करो, फलाने को लड़ा दो, सुरेंद्र नरवाल को। कहते नहीं, मैं जी वो हमारे सुरेश गुप्ता थे उनको लड़ा दो, वो 2014 में लड़े थे इंडिपेंडेंट। कहते नहीं, वो भी जवाब देगा। वहाँ सुभाष बत्रा बैठे थे, मैं जी इनको लड़ा दो। वो कहते मैं तैयार हूँ, बशर्ते तो मेरी मदद करेगा, मेरी पूरी ईमानदारी से मदद करूंगा। लेकिन उसी टाइम सुभाष बत्रा जी, कुलदीप शर्मा जी, करण दलाल जी और हुड्डा साहब कहीं चले गए सुभाष बत्रा को लेके। और मेरे को जहां तक लगता है वो गुलाब नबी जी के पास गए थे। 1 घंटे के बाद आने के बाद वहां सेटिंग नहीं हुई, सेटिंग ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये था क्योंकि जो कुछ उन्होंने बताया भी, उन्होंने कोई ऐसी डिमांड कर दी जो कांग्रेस पार्टी पूरी नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने जवाब दे दिया और मेरे को कह दिया आप तैयारी करो। और मैं जब करनाल आया, सबसे पहले मैंने सुमिता सिंह को बताना उचित समझा। भाई जो 2 बार एमएलए रही है, अब कैंडिडेट थी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। उस दिन से लेके पोलिंग तक, पोलिंग से लेके न उससे लेके नॉमिनेशन तक, नॉमिनेशन लेके पोलिंग तक उसका फोन स्विच ऑफ था। जो हमारे प्रभारी आए वो थे चंडीगढ़ दिल्ली से, वो उसके घर भी गए 2-3 बार, घर में लॉक मिला, फोन स्विच ऑफ मिला, वो इलेक्शन में आई नहीं। मेरे कहने वाले जो 2 बार एमएलए रही हो, हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हो, और जब पार्टी को जरूरत पड़े और वो भूमिगत हो जाए, फिर क्या क्या कार्यकर्ता सा रहेगा। मैं फिर भी ईमानदारी से चुनाव लड़ा, छोटे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, ईमानदारी से चुनाव लड़ा, 35,000 वोट लिए। दोबारा फिर 5 साल में लगातार सड़कों पर रहा। कई मेरे पे मुकदमे बने, कभी रेल रोको, कभी संविधान बचाओ, इनको लेके एजिटेशन करते थे, महंगाई के मुद्दे पे, कभी किस मुद्दे पे, कई मुकदमे बने मेरे पे। 2000 जब बाई इलेक्शन हुआ तो मेरे को कह दिया भाई जो बाई इलेक्शन लड़ेगा वही जनरल इलेक्शन लड़ेगा। उदय भान जी से आप पूछ सकते हो,
मैंने बाई इलेक्शन लड़ा, वो खूब भी लड़ा। ये कहा गया 50,000 वोट से ऊपर लोग हैं तो अब टिकट आपकी। मैंने 55,000 वोट ली, फिर मेरे को टिकट से वंचित कर दिया गया। कारण कि इंडिया बुल्स का मालिक पनामा पेपर स्कैम में अक्यूज रही सुमिता सिंह, जिसमें 7,000 करोड़ का स्कैम है, उसकी मालिक को टिकट दे दी गई रॉबर्ट वाड्रा के कह पे और दीपेंद्र हुड्डा के कह पे, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की वो रिश्तेदार थी, बड़ी नजदीकी रिश्तेदार थी। मेरे को वंचित कर दिया गया। मैंने फिर भी ईमानदारी से उसका साथ दिया। लेकिन एक बात जो अभी तक मैंने नहीं बताई, पता है सबको, लेकिन इसमें नहीं बताई, पोलिंग से एक दिन पहले सुबह 8 बजे पोलिंग है तो शाम को 7 बजे दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे को फोन आता है। पहले हुड्डा साहब का आया, तो रोचन इसकी पूरी मदद करो भाई, आखिरी रात है और सीट तेरे से लेनी है। बड़े सभ्य ढंग से कहा। मतलब चो सब हमने ईमानदारी से मदद करी और करेंगे आज रात। 15 मिनट बाद दीपेंद्र का फोन आ गया। इतने बेढंगे ढंग से धमकी भरे शब्दों में बोले, रोचन जी ईमानदारी से काम करो वरना सरकार तो बन रही है, फिर मत कहना। इसका क्या मतलब लगाया जाए? कार्य मतलब कहने का मतलब कि जो मैंने मेहनत की 20 दिन वो गई खड़े। तो वो तो कुदरती भगवान ने ऐसी मार मारी इनको। जो मेरे साथ किया था सुमिता सिंह ने, उसके साथ भगवान ने कर दिया, हमने तो किया नहीं। और जो दीपेंद्र को घमंड था वो चकनाचूर हो गए 2 दिन बाद। अभी मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था हुड्डा साहब की आखिरी एज है, वो चीफ मिनिस्टर बन गए आखिरी समय में। हुड्डा साहब का मैं वेल विशर था, लेकिन दीपेंद्र को देख के ये सोचता था भी भगवान करे नहीं बने। वो कुदरत ने ऐसी सुनी, मेरी तो नहीं सुनी, और बड़े लोगों की सुनी होगी, वो नहीं बने। तो ऐसे अगर ये धमकाएंगे कार्यकर्ताओं को, रघुवीर संधू है गखसीने वाला, गुरुंडे वाला, उससे पोलो क्या नहीं धमकाया गया। राजेश वैद जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अब वो नहीं कहेगा क्योंकि प्रेसिडेंट है, उसको धमकाया गया। मनोज वधवा जिसने मेयर इलेक्शन लड़ा था, उसको धमकाया गया। 5 आदमियों को फोन आया रात को, धमकाया गया। ये धमका के सरकार बनी नहीं, अगर बन जाती तो हमारा क्या असर होता। यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नादानी बालहट मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हार का एक कारण वो भी है, बहुत बड़ा कारण रहा। उसने जिस शहर में जाते थे, जिस हल्के में जाते थे, हर आदमी को थापी दे देते थे, तैयारी कर ले। उन्होंने ये नहीं सोचा जिसकी तैयारी करा रहे हो कल को नाराज होकर घर में बैठेगा। जो मेच्योर राजनीतिक होता वो नहीं थे, मेच्योर राजनीतिक नहीं था वो। यानी कि मेच्योरिटी लेवल नहीं है उसके अंदर। वो तो एक ऐसा प्लेयर था जो अपनी उसमें हरा रहा था अपनी गेम को, अपनी उसको टीम को हरा रहा था हर जगह पे। दीपेंद्र हुड्डा और विपुलेंद्र हुड्डा में क्या समानता देखते हैं? समानता देखिए, राजनीति के अंदर जो कम बोलता है वो काफी आगे तक जाता है। भूपेंद्र हुड्डा बड़ा कम बोलते थे, क्योंकि मैंने हुड्डा साहब के साथ राजनीति की और भजनलाल जी के सबसे नजदीक में रहा खनाल के अंदर। अब मेरे विरोधी से पूछोगे अलग बात है, लीजिए कोई किसी से पूछो, कुलदीप शर्मा बड़े मैच्योर है, वो बता पाएंगे आपको भी मैं भजनलाल जी के कितना नजदीक था। जो पुराने लोग वो बता पाएंगे। भजनलाल जी में इन दोनों में समानता थी कि अपने कार्यकर्ताओं की मान सम्मान करते थे, लेकिन चुनाव के नजदीक जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जेपी ने, धनखड़ ने, एक तो और थे चंडीगढ़ बैठे हुए थे, धनखड़ ये जेपी धनखड़ है जो हुड्डा का खासम खास, वो दीपेंद्र के साथ रहते थे। इन्होंने बांटे हुए थे, जेपी हुड्डा साहब के साथ, जेपी धनखड़ दीपेंद्र के साथ। सुबह उन्होंने उठना है तो इन्होंने वहीं खड़े पड़ा है, रात को जब उन्होंने सोना है ऊपर बिछोना देकर आना है दोनों के। इन्होंने ऐसा दिखा दिया भी आप हुड्डा साहब तो बने पड़े, तो रोचन से कमजोर आदमी है,
रघुवीर संधू जाट है, वहाँ से जाटों की वोट कम है, और राजेश वैद बाहर का है, फलाना ये है फलाना वो है, ऐसा कर दिमाग ऐसा कर दिया कि हुड्डा साहब आखिरी 15 दिनों में अपने उन कार्यकर्ताओं को भूल गए जिन्होंने 10 साल तक उनकी पार्टी के झंडे को बुलंद रखा, गलियों में सड़कों पे मुजाहरे किए, झंडे लेके गली गली में घूमे, उनको भूल गए, उनकी नमस्ते भी नहीं लेते थे। देखिए जो जयदीप धनखड़ ये वही है जिसके ऊपर जाट आरक्षण के दौरान मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जेपी धनखड़ जो इसके साथ रहता था, दीपेंद्र के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हो सकता वही हो, क्योंकि उल्टी राय वही दे सकता है। महासचिव है वो पार्टी का। हाँ, बुलाया था, अब नहीं है मेरे ख्याल, पहले था। हाँ पहले था। हाँ उसी की बात है ये। पहले था। तो एक बार हम जब पार्टी से बड़े नेताओं का जाना हुआ, अशोक तंवर है, कुलदीप बिश्नोई है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, राव इंद्रजीत है, और भी बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ करके, किरण चौधरी गई, उनकी बेटी गई, ये कौशिक जी गए, धर्मवीर गया, नवीन जिंदल गए, कौन नहीं गया। वो तो और करनाल में जो आदमी हुड्डा साहब के सबसे माड़े दिनों में थे, सबसे माड़े दिनों में, रघुवीर संधू, जयपाल मान, ललित बटाना, ज्ञान सोता, डेथ हो गई उनकी, ज्ञान सोता, राजेंद्र बड़ा, एक और है उनका नाम भूल गया, भोला जी हमारे रामशरण जी भोला। पूछो ना ये क्यों छोड़ गया, आपको क्या कारण है, क्यों छोड़ गए। तो लोचन ने क्या के छोड़ी कि मैं जा रहा हूं बीजेपी में, वो तो कांग्रेस में रहते हुए आपको छोड़ गए। मैं तो कह गया ना, यहाँ नैब सिंह सैनी जी है, मैंने कह दिया मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस छोड़ दी हाथ खड़े करके। उन्होंने, उनकी क्या तकलीफ से उन्होंने क्यों छोड़ी, उनसे पूछो ना क्या करना था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, भजनलाल हुड्डा साहब फिर भी बेहतर थे। ये दो आदमियों ने आखिरी 1-1.5 महीने के अंदर ऐसा काम कर दिया। बाबरिया जी ईमानदारी से काम करना चाहते थे, सोनो दीपक बाबरिया ईमानदारी से काम करना चाहते थे, उनको नहीं करने दिया। आखिरी दिनों में उन्होंने को बीमारी का बहाना लगाना पड़ा, मैं बीमार हो गया ताकि लोग ना आए, उनको भी छोड़ना पड़ा घराना, उनको मजबूर कर दिया, उनको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए कोशिश की कि भाई ये काम ही नहीं करते, उनको ब्लैकमेल किया गया, कई कुछ कर करा के उनको वापस घर भेज दिया गया। और आप कांग्रेस हार के जाके चंडीगढ़ बैठ गए, दिल्ली बैठ के, चंडीगढ़ बैठ के, वो लीडर ओपोजिशन को हुड्डा जी, उनको भी कोठी भी मिल गई, कार भी मिल गई, तनख्वाह भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। लेकिन आम कार्यकर्ताओं को क्या मिला, जिसने 10 साल लाठियां खाई, बीजेपी के खिलाफ धरने किए, प्रदर्शन किए, मुकदमे झेले, सड़कों पर रहे, गर्मी में रहे, अपने बच्चों से दूरियां बना रखी, उनको क्या मिला। वो आज भी कहाँ खड़े हैं, वो इसका जवाब दे, कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, हुड्डा साहब, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला सारे जवाब दे। तो अभी कांग्रेस में है ना, उनसे जवाब मांग रहे हैं। ये आज अब बना दी डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी कौन चलाता है, जो डिसिप्लिन में रहा, एक धर्मपाल जी मलिक कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, राव नरेंद्र कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। ये जो अंबाले वाली लेडी है, अपनी एमपी थी कुरुक्षेत्र से, जो मेंबर है उसकी, वो कांग्रेस छोड़ के चली गई थी। फिर उस कमेटी के मेंबर बना दिए, वो क्या डिसिप्लिन बनाएंगे, जो खुद ही तोड़ के गए हुए हैं। हाँ, जिन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा हो वो उनको चेयरमैन बना दिया, और मेंबर भी वही बना दिए, ये नहीं, मेंबर भी वही बना दिए सारे। एक अंबाले वाले को शायद छोड़ के, उसको मैं नहीं जानता, शायद वो है या नहीं है, इनको मैं जानता हूँ, ये सारे छोड़ के चले गए थे। तो 2014 में जींद उपचुनाव से कहीं ना कहीं कांग्रेस के उल्टे दिन लगने शुरू हुए थे, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला, 14 नहीं उपचुनाव हुआ था, 18 में हुआ था मेरे ख्याल से। तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो बात चली थी कि हुड्डा साहब आपका कांटा निकल गया, तो उस वक्त भी जो खबरें चली थी कि जयप्रकाश की वजह से कहीं ना कहीं वो उपचुनाव हारे थे। जींद जिले में वहीं से बीजेपी का उफान शुरू हुआ था, उठा। हिसार में जींद आता था पहले, तो हिसार में जेपी की जाटों में पकड़ तो थी। मैंने रणदीप सुरजेवाला के साथ काम किया,
रणदीप सुरजेवाला के इलेक्शनों में मैं गली गली घुमा, कभी रणदीप से पूछोगे तो बताएगा वो। रणदीप एक सभ्य जाट था, सॉफ्ट जाट। जींद जिले के जो जाट थे उनकी नेचर नहीं मिली। फिर अगर वो जीत जाता बाई इलेक्शन, राहुल गांधी की निगाह में बहुत बड़ा कद हो जाता, स्टेट प्रेसिडेंट बन जाता, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो जाता, उसको हराना जरूरी था, इसीलिए लोगों ने हरा दिया। उस साजिश में कौन लोग थे? देखिए, अब यही लोग हैं, बार बार वही लोग आते हैं गिन चुन के। दो ही चेहरे थे, या हुड्डा साहब थे या रणदीप था, दो ही कांग्रेस में, हम बीजे उस टाइम थे कांग्रेस में, जेपी हुड्डा साहब के साथ था। तो अगर रणदीप को हराने के लिए कौन काम करेगा? आम आदमी पार्टी के साथ भी जो गठबंधन होने वाला था वो क्यों नहीं हो पाया था उस वक्त? उसमें भी जेपी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जो सीट वो मांगते थे वो अपने लड़के को या भाई को दिलाना चाहता था। किसको मेरी याद नहीं, मेरा एमएलए जो इसका लड़का उसके लिए उसने बहुत बड़ी गेम खेली। और अगर कांग्रेस कुरुक्षेत्र के अंदर जोर लगा देती तो नवीन जिंदल जी को दिक्कत आ जाती बहुत बड़ी। जीतना तो नवीन जिंदल ने था, लेकिन दिक्कत आती। कांग्रेस तो हमेशा अपने आदमियों को मारा है कांग्रेस है। बीजेपी में ऐसा नहीं है। मैंने बीजेपी में जैसे पहले कह दिया आपको, यहां मनोहर लाल खट्टर जी की टिकट अनाउंस हुई तो सब दिन रात लगे रहे, ईमानदारी से लगे रहे। यहां तक कि हमारे पास भी आते थे, मतलब कि चलो अपनी वोट तो दे दो, मतलब कि एक एक वोट के लिए लड़ता है बीजेपी का कार्यकर्ता, एक एक वोट पे पहरा देता बीजेपी का कार्यकर्ता। हर गली में सवेरे 5 बजे जाकर बैठेगा बस्ते पे, रात के 9 बजे बूथ में छोड़ के पहरा देगा वहां 20 दिन 15 दिन 10 दिन, जब तक गिनती नहीं होती। और कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको पहले नंबर तो बस्ते नहीं दिए जाते, बस्ते दिए जाते तो 8 बजे पहले बस्ते नहीं खुलते। कई जगह तो जो पोलिंग बूथ है वहां पर एजेंट ही नहीं होते और फिर वोट चोरी कहते हैं। हाँ, नहीं होते। मैं ये बताओ, जब इसका चुनाव थे सुमित्रा सिंह के, 20-22 बस्ते गायब हो गए थे इनके, पूछो इससे। यानी कि करनाल की जो विधानसभा सीट है और 20-22 बस्ते ही नहीं मिले, गायब हो गए, और फिर कहते हैं वोट चोर। अच्छा, तुम चोर तो तुम हो, ऐसे कार्यकर्ता तुम बनाकर रखते हो, बस्ते गायब हो जाते हैं आपके। और तो और, जब पार्लियामेंट का चुनाव था तो मनोज वधवा जिसको मेयर की टिकट दी उन्होंने, अब तो बताएगा नहीं देवांशु, क्योंकि मेरे खिलाफ है। देवांशु के पास वीडियो है, 9 बजे तक मनोज वधवा का ने बस्ता ही नहीं लगाया, उसकी दीवार के ऊपर बस्ता पड़ा था, वीडियो है उसके पास। तो आप उसको मेयर की टिकट दे रहे हो बाद में, इस चीज का भी उसने कांग्रेस का है, इसलिए टिकट दे रहे हो। बीजेपी के अंदर इतना डिसिप्लिन है, अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आएगा तो एमएलए भी खड़े हो जाते हैं, ये नहीं एमएलए बैठे रहेंगे। और स्टेज पे वही आदमी जाएगा जिसका नाम होगा, बताया जाएगा कौन कौन बैठे। यहाँ तो इशारे में हमने देखा कि किस तरीके से मारामारी हुई मंच के ऊपर ही। यहाँ पूछो हुड्डा साहब से, जब चुनाव पार्लियामेंट के होने के बाद करनाल आए थे, उनके पैर पे चोट लगी थी। चोट कह लगी क्योंकि इतना धक्का मेल हो गया, वो जो देना चाहता था कोई मोमेंट, उनके पैर में लगा, चोट लगी। यहाँ तो कुर्सियां नहीं मिलती डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, करनाल के अंदर दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रधानों को कुर्सियां नहीं दी बैठने के लिए। प्रोटेस्ट हुआ, रोड़ा पड़ा, तब जाके इन्होंने अब बिठाना शुरू किया, वो भी दूर, कभी इस साइड में कभी इस साइड में। तो कहा है बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस, मैं नहीं मानता कोई एक स्टेट में बाई चांस आ जाए, कहीं भी नहीं आएगी, ना पंजाब के अंदर आएगी। कल जो पंजाब में इल्जाम लगाया है डॉक्टर नवजोत ने, गलत थोड़ी लगाया। 500 करोड़, उससे पहले वीरेंद्र सिंह ने भी लगाया था, वीरेंद्र सिंह लगाया था पार्लियामेंट करोड़ के। और आज वही कांग्रेस के अंदर मैं ये सवाल, ये बात मैं कहने वाला था जो आप कह रहे हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी इल्जाम लगाया था राज्यसभा में भेजने के लिए 100 करोड़ में चाहिए, और आज उसने लगाया है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि रघुवीर संधू मेरा भाई जैसा दोस्त है, जो टिकट मांग रहा था, आज वो मुकर जाएगा। तो उसका लड़का हरियाणा युवा कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है, मुकर जाएगा वो, लेकिन उससे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे।
अब किस बात के ये लिए? अभी 2024 के इलेक्शन टिकट देने के लिए। यानी कि टिकट में पहले कुछ होता है, उसके बाद टिकट मिलती है? हाँ? नहीं, सारी जगह होता नहीं, होता मेरे को नहीं पता। देखो, मेरे से नहीं मांगे के, कारण है कि मैं तो वो इलेक्शन लड़ा जो कोई लड़ना नहीं जाता था, मेरे से काम मांगने थे। लेकिन मेरे बाद जब नजर आ रहा सरकार आ रही है, सरकार बनने आ रही है, जा रही है, तो तब मांगे गए पैसे। रघुवीर संधू से कभी इंटरव्यू लोगे, कभी पूछना, उससे तेरे से मांगे 5 करोड़ रुपया, वो मुकर जाएगा। लेकिन मेरा साथ था उसका, हम एक ही गाड़ी में चलते रहे, आगे बैठ क्या करना, नहीं यार ये 5 करोड़ मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा है, 2 तक मांगे मैं दे देता। तो नवजोत सिद्धू ने ठीक बोले, गलत थोड़ी बोला है, देते हैं पैसे। पंजाब में तो बहुत मोटा पैसा चलता है, हरियाणा के अंदर इतना नहीं है, पंजाब के अंदर बहुत मोटा पैसा चलता है। क्योंकि मैं लंबे समय तक राजनीति में रहा, मैं पंजाब की राजनीति में बड़ा नजदीक रहा, लोगों के आना जाना रहा मेरा, तो मैं समझता सारी बातों को। यानी कि हैरानी होती है जब ये आरोप लगाने वाले लोग ही कहीं ना कहीं उसमें महत्वपूर्ण स्थानों पर कांग्रेस में बैठ जाते हैं। अभय सिंह चौटाला उस वक्त यानी कि एक थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे थे, सॉरी ओम प्रकाश चौटाला, और उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मंच पर आना था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आए। उस वक्त अगर थर्ड फ्रंट में इनेलो होती तो कांग्रेस की तस्वीर कुछ और होती। क्या लगता है आपको, किसने रोका, क्यों रोका और कितना नुकसान हुआ पार्टी को उसको लेकर के? देखो, रोकने की बात तो बार बार वही है, वही शैलजा के खिलाफ थे, वही रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ थे उसके उपचुनाव में, वही शैलजा के आदमियों को टिकट कटवाने के हक में थे, वही चाहते थे भाई खड़गे सब ना आए। देखो, फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि वही जाट वोट उसके पास थी, चौटाला जी के पास, वही जाट वोट हुड्डा सब ले रहे थे, फर्क क्या पड़ना था, वही वोटें आनी थी। और लोगों को जब नजर आ रहा है सरकार आ रही है, तो हुड्डा साहब की बरादरी ने वोट दी कांग्रेस को। लेकिन वहां नहीं दी जहां लोग शैलजा को चाहते थे, कई जगह। अभी की मेरे ज्यादा जो नजदीकी दोस्त हैं जाट है सारे, अब वो चेंज हो चुके हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार जो खत्म हुई है इनकी वजह से हुई है, दीपेंद्र की वजह से। अभी हुड्डा साहब एक इल्जाम नहीं लगाते, हुड्डा साहब मैच्योर आदमी है, बात कर लेते हैं, लेकिन दीपेंद्र ने एक जगह 6 आदमी, 5 आदमी, 7 आदमी कैंडिडेट बना दी है। कोई ऐसा थोड़ी होता है। यानी कि मेन विलेन जेपी और दीपेंद्र और धनखड़। धनखड़ इतना बड़ा विलन नहीं है, लेकिन कार भरने वाला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जो हर टाइम नजदीक रहने वाला आदमी हो, जो वेल है, जो नजदीक वृक्ष होगा, चाहे खंबा होगा, चाहे मकान होगा, उसे भी चढ़ जाती है। राजा हमेशा पास रहने वाले वजीर की बात ज्यादा मानता है, कान में बात सुनने वाली। इस तरह राजनीतिक आदमी कमजोर होते हैं, हर टाइम जो कान में बात करने वाले उसकी बात मान ली जाती है। तो ये दोनों नजदीक रहने वाले थे। काफ़ी समय हो चुका है सर, आपसे 1-2 सवाल और लेंगे क्योंकि आपको भी जाना है। तो अशोक तंवर उस टाइम पूरी पार्टी को उठा रहे थे, 2019 में भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं सत्ता के नज़दीक पहुंच गए हैं। अशोक तंवर का जाना, कुलदीप बिश्नोई का जाना और किरण चौधरी का जाना कितना नुकसानदायक रहा पार्टी को लेकर के, और कुमारी शैलजा को चुनाव से पहले जो घर बैठना है वो कितना नुकसान देगा? देखो, इन चीजों ने नुकसान तो किया। शैलजा जी का 10 दिन लाल निकलना, वो भी नुकसान रहा। और किरण चौधरी जी का अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते थे, और कांग्रेस में रहते हुए उनको नजर नहीं आ रहा था। देखो, राजनीतिक आदमी कहाँ जाएगा? जो राजनीतिक आदमी अपने कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। किरण चौधरी जी ने बड़ा अच्छा समय देखा और अपनी बेटी को भी सेटल कर दिया, वो भी कर दिया। बहुत बड़ा परिवार है बंसीलाल जी का, इतनी जल्दी थोड़ी गुम हो जाएंगे वो लोग, कहीं ना कहीं रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजन लाल जी, जिनको PhD बोला जाते थे, उनके परिवार से हैं, वो भी जिंदा रहेंगे राजनीति के अंदर, खत्म नहीं हो पाएंगे। भले ही वो आपके बार चुनाव हारे गए, कोई बात नहीं, चलता रहता है, जिंदा रहेंगे। जब तक भी हरियाणा के नाम आएगा,
हरियाणा की बात होगी तो भजनलाल जी का नाम आएगा, भजनलाल जी का नाम आएगा तो कुलदीप बिश्नोई का नाम आएगा। ये सारे लोगों का जाना, जितने लोग आपने पहले गिनाए थे मैंने उनसे कुछ और ज्यादा ऐड किए थे, सारे कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस खत्म हो गई, पतन हो गया। और अभी अभी और हो रहा है, अभी और लोगों को तार पीड़ो कर रहे हैं, लड़ाई तो लड़ रहे हैं दोबारा सत्ता लाने के लिए, वोट चोरी के खिलाफ मुद्दा चला रहे हैं, लेकिन जिस लीडर का प्रोग्राम है उस लीडर के आदमी आएंगे। अगर आज शैलजा जी किसी प्रोग्राम में आएंगी तो हुड्डा ग्रुप के लोग नहीं आएंगे, अगर हुड्डा साहब आ जाएंगे तो शैलजा ग्रुप के लोग नहीं आएंगे, अगर आएंगे उस समय आएंगे जब हुड्डा साहब चले जाएंगे, शैलजा ग्रुप के लोग आगे 10 मिनट फोटो खिंचा लेंगे, ऐसे ही वो करेंगे। आपके माध्यम से हरियाणा भर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो ये सपना संजोए बैठे भी हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी तो हमारा मान सम्मान होगा, भूल जाए इस बात को। अपना समय बर्बाद ना करें, पैसा बर्बाद ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। तीसरी बार और चौथी बार भी, तीसरी बार तो आ गई, चौथी और पांचवी बार भी हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी और मनोहर लाल खट्टर जी की और नैब सिंह सैनी जी की जुगलबंदी से काम चलेगा और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। त्रिलोचन जी, कांग्रेस में जो शैलजा है, शैलजा कितनी यानी कि पार्टी से गद्दारी कर सकती है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नारनौल से विधायक है जस्सी पेटवाड़, उसने एक पॉडकास्ट में कहा है कि कांग्रेस के प्रति जो गद्दारी कर रही है सबसे ज्यादा कुमारी शैलजा कर रही है। नहीं, इसको मैं गद्दारी नहीं कह सकते। इसको एक आदमी को चोट लग जाए, वो अपने घर आके बैठ जाए, वो लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसका मतलब वो गद्दार नहीं है। उसको तुमने चोट मार दी, वो आके चोट घर बैठ गया, उसका जख्म हो गया, वो नहीं लड़ पा रहा, वो गद्दार हो गया। उसने तो अब आरोप ये लगा देने कि 2019 के बाद लगातार वो बीजेपी के उसमें टच में है और वो उन्हीं के लिए काम कर रही है। चलो उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, लेकिन जो मेरी पर्सनल सोच है शैलजा ऐसी नहीं करेगी। फिर वही अनुशासन वाली बात आ गई है कि यहाँ जो अनुशासन कमेटी बनाई गई है, अब या तो शैलजा अगर वहां पे आरोप लगा रही है उसको बाहर करे पार्टी से, या फिर जो विधायक है जो आरोप लगा रहा है कि, तो एक के ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए। देखो ये काम तो कांग्रेस का है, या जो धर्मपाल मलिक जी हैं चेयरमैन हैं उनका है, वे दोनों के आरोपों को सामने रख के देखें भी क्या सच्चाई है क्या नहीं है। लेकिन शैलजा जी बोलती कम है, मैं उनके साथ बड़ा काम किया, मैंने, मेरी बहनों बराबर है। शैलजा जी बोलती बड़ा कम है और वो ज्यादा किंतु परंतु में नहीं पड़ती। उनको पता है भी सोनिया गांधी जानती है भी शैलजा कैसी है, उनको क्या जरूरत है सर्टिफिकेट लेने की, राव नरेंद्र का या जस्सी पेटवाड़ का, क्यों लेने, उनको क्या जरूरत है। लेकिन अगर शैलजा जी भाजपा में आती है तो मैं ये मानता हूं कि हमारे जितने भी नेता हैं हरियाणा के, उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, और आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, एक बात और चलती है कि अगर नारनौल से टिकट उनके जो शैलजा के गुट के डॉक्टर अजय चौधरी को मिल जाती तो कांग्रेस सत्ता में कहीं ना कहीं पहुंच जाती, क्योंकि रविदास समाज का जब बड़ा वोट बैंक था उसकी नाराजगी कुमारी शैलजा को लेकर के थी, वो वोट कहीं ना कहीं उस तरफ चला जाता। जस्सी को जो टिकट दिलवाई है दीपेंद्र ने, वो भी एक बड़ा कारण है। देखिए, डॉक्टर अजय चौधरी के साथ मैंने काफी लंबे समय काम किया, वो बड़े सुलझे हुए लोग थे। हार और जीत के बारे तो कुछ कहा नहीं जाता किसी के भी। अब ये कदार की 500 सीट लगा रहे, जीती पड़ी 500 हार के, क्या कर लिया। सुमिता सिंह जिसने 3 दिन पहले अपना कार्यालय बंद कर दिया कि मैं तो जीती पड़ी, जाओ अपने अपने घर काम करो, वो पूरी तरह हार गई, क्या कर लोगे। जीत और बाद की बात है, अगर टिकट दे दी जाती तो आज शैलजा जी को कोई मौका ना मिलता। वोट आती या नहीं आती एससी समाज की, वो बात की बात थी, क्योंकि नैब सिंह सैनी जी ने भी, मनोहर लाल खट्टर जी ने भी एससी समाज के लिए बड़े काम किए। ये नहीं भी उनके साथ ही वोट है सारी तो उनकी वजह से ही वोट कट जाएगी ना। बीजेपी के साथ आज की तारीख में भले ही कल को शैलजा जी को चेहरा घोषित कर दे, पर एससी समाज
अपना भला और बुरा जानता है, इसलिए भाजपा उनके हमेशा भले में रही है। भाजपा उनके बारे अच्छी सोच रखती है और भाजपा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। इसलिए ऐसी समाज कहीं भी भाजपा से विचलित नहीं है भी उनको शैलजा जी को अलग से मौका मिलेगा। वो पार्टी के लिए तौर पे तो हो सकता है, लेकिन ऐसी समाज का एक मुश्त नेता नहीं मान सकता मैं। त्रिलोचन जी, पहले कांग्रेस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, तो क्या त्रिलोचन सेट कर पा रहे हैं उस विचारधारा को? देखिए, मैं सच्चाई पे चलने वाला हूं। अब आपने देखा होगा ना, मैंने आपको कोई क्वेश्चन किया आप ये सवाल करना, ना आपने मेरे से कहा हम ये सवाल करेंगे। मैं जो जवाब दे रहा हूँ दिल से दे रहा हूँ, दिमाग से दे रहा हूँ। इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ और दिल से करता हूँ, सच्चाई से करता हूँ। और जो आपको बता रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ। वो सच्चाई हमेशा सच्चाई की जीत करते होती है। भाजपा सच्चाई के रास्ते पर चल रही है। मनोहर लाल जी खट्टर जो कहते हैं वो करते हैं, भले ही कुछ लोगों की धारणा अलग हो। जो कहते हैं वो करते हैं। नैब सिंह सैनी जितना समय दे रहे हैं पार्टी के लिए, सरकार के लिए, इतना समय देना बड़ा मुश्किल काम है। तो कांग्रेस और बीजेपी में, यानी कि अब बीजेपी के अंदर नेताओं का अलग तरीका है काम करने का, कांग्रेस का अलग है, कौन सा आपको बेस्ट तरीका लगा? देखो, ये तो मैं तो नहीं मानता भी कांग्रेस अब बीजेपी का बराबर चल पाएगी कहीं भी। बहुत आगे निकल गई है बीजेपी, बहुत आगे निकल गई है। आप कैसे? आज अगर बीजेपी को छोटी सी मीटिंग करनी है 1000 आदमियों की, कोई फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ग्रुप है उसमें मैसेज डाल दो, फिर आपकी 1000 कुर्सी भरी पाएंगी। और कांग्रेस के अंदर 1000 आदमियों के लिए 50 आदमियों की लिस्ट बनाई जाती है। 20 तूने लेके आने, 20 तूने लेके आने, फिर गिने जाते हैं। आधे लोग आते हैं वापस चले जाते हैं। वहां बहुत फर्क है, बहुत लंबी लाइन हो चुकी है, फर्क पड़ चुका है। बीजेपी में इसमें वो 100% पे पहुंच गए, ये 5-4% में खड़े हैं। वो अभी बड़ी पकड़ नहीं पाएंगे। कैसा फील है कर रहे हैं आप अब बीजेपी में? मैं ये फील कर रहा हूँ कि जैसे कहते हैं ना भी बिना मिलावट वाली सब्जियां हैं, ये बिना मिलावट वाली दवाइयां हैं। यानी कि भाजपा बिना मिलावट वाली पार्टी है। एक कड़ेश वाली पार्टी से निकल गए हैं ये। हाँ, अभी नहीं तो मैं आज भी मेरे पे कई मुकदमे बन चुके थे, किसी के साथ खड़े नहीं होते। मुकदमे बनने के बाद खड़े भी नहीं होते। मेरे पे कई मुकदमे बने, उल्टा लोगों को फोन करके कहा गया भी ये तो उसका पर्सनल प्रॉब्लम था। पर्सनल मेरा कोई मनोहर खट्टर जी था, जमीन का झगड़ा थोड़ी था। नैब सिंह सैनी जी था, कोई जमीन का झगड़ा थोड़ी था। मैं तो पार्टी की बात कर रहा था, खड़े नहीं होते। नेता के तौर पे बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर, कौन सा बेस्ट देखते हैं आप? देखिए, एज ए चीफ मिनिस्टर जितने पार पड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किए, क्योंकि कुर्सी की ताकत होती है, पेन की ताकत होती है। मनोहर लाल खट्टर जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए बड़ा ईमानदारी से काम किया। पहला चीफ मिनिस्टर होगा, 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद 1 रुपये का इल्जाम उनके ऊपर नहीं लगा। पहला चीफ मिनिस्टर होगा। और नैब सिंह सैनी जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं तीनों को बराबर तो नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन अपने सबकी शैली अलग अलग काम करने की। पहला चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर होंगे जिनको ऊपर 1 रुपये का इल्जाम नहीं लगा। इसलिए आप लगा लो कौन आ गया। तो अंतिम सवाल राकेश कंबोज को लेकर के भी, उनकी भी एक पोस्ट में पढ़ रहा था, उसने भी वोट चोरी के लेकर के कहा है कि कांग्रेस ही वोट चोरी उसके नेता ही करवाते हैं। बात ऐसे है, जब राकेश कंबोज को मालूम है ना जी उसको किन किन लोगों ने हराया है, इसलिए उसने लिखा। इसलिए मैं तो राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, आप वोट चोरी का मुद्दा बीजेपी पे क्यों लगाते हो? आप उन लोगों को निकालो। मेरी वो लेटर पढ़ लो जो 2019 में मैंने सोनिया गांधी जी को लिख के दे के आया। मेरी वो लेटर पढ़ लो जो बाबरिया जी को दी। मेरी वो लेटर पढ़ लो जो राहुल गांधी जी को दी। उस लेटर पर काम करो ना, तो आगे सुधार हो जाएगा। आप काम ही नहीं करते। लेटर हारने के बाद लोग लिख के देते मेरे को फलाना फलाना आदमी ने हराया, उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हो। कहाँ आएगी पीछे कांग्रेस? नहीं आएगी कांग्रेस। अब फायदा को नहीं। अब मैं सोचता हूं जितना मीडिया जगता है हरियाणा का या देश का, उनको कांग्रेस
के बारे में सवाल करो ही ना, सोचो वो तो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म है। अब ये सवाल करो बीजेपी क्या कर रही है, आगे क्या करने जा रही है, बीजेपी को और क्या क्या काम करने चाहिए, देश हित में बात करो। कांग्रेस के बारे में सवाल करने बंद कर दो। कांग्रेस अब वो क्लास होगी जो बच्चा 4 बार 5 बार 6 बार फेल हो जाए ना, फिर उसको ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, वो कहते हैं अब ये पास नहीं हो पाएगा। जो 4-5 बार लगातार फेल हो जाए ना, उसका ट्यूटर जवाब दे देते हैं नहीं ये अब नहीं चल पाएगा, रहने दो इसको। इसलिए अब 4 बार 3 बार हार गई, चौथी बार इनकी गैंग वॉर चल रही है, जीत नहीं पाएंगे। अब इनके ऊपर सवाल ही करने बंद कर दो। आप अपना भी कितना सर्दी में जाना, इंटरव्यू लेनी, हम भी आपकी इंतजार करते हैं, हम भी सुर्खी मारना चाहते हैं, छोड़ो इन बातों को। कांग्रेस सवाल ही बंद कर दो। सारे हरियाणा के मीडिया को वाले को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा इनसाइड स्टोरी के माध्यम से भी अब कांग्रेस को छोड़ दो, ये आने वाली नहीं है। ना सवाल करो, सिर्फ आप सवाल करो तो बीजेपी के मुद्दों को लेके करो, और ज्यादा लोगों के मुद्दों को लेके करो। किसी मुद्दे पे बीजेपी काम ठीक नहीं कर पा रही, या जो उनकी जो सुविधाएं हैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, वो लोगों तक पहुंचाए, उनकी सेवा हो पाए, ये काम करो। आप भी सेवा कर लो, हम भी सेवा कर लें, ये बड़ी बात है। कांग्रेस मुक्त हरियाणा, कांग्रेस मुक्त देश, ये जो मोदी जी ने कभी कहा था, जिसके बारे में मैंने प्रोटेस्ट किया था, मैं गलत कह रहे मोदी जी, आज मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने ठीक कहा था और आगे आगे होता जा रहा है। इस बात को बीजेपी कांग्रेस वाले ही इस काम को लगे हैं, कांग्रेस मुक्त को करने में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कर रहे खुद ही। तो त्रिलोचन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम आपने भी दिया, आप आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप जैसे बुद्धिजीवी जो है, आने वाला समय को देखो, और कांग्रेस की कोई बात ही नहीं है। हरियाणा का मनोहर खट्टर और नैब सिंह सैनी जी की जुगलबंदी जो है बहुत बड़ी चल रही है। तो साथियों, अभी जो आप सुन रहे थे त्रिलोचन जी, जो कि करनाल विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और चुनाव भी जो प्रदेश की राजनीति के सीएम हैं उनके सामने चुनाव लड़ा है। और कांग्रेस के जो वोट चोरी कैंपेन के साथ में जो गैंगवार तमाम सवालों के जवाब दिए, और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि अगर उन्हें सत्ता तक पहुंचना है और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से लड़ना है, जिसके पास विचारधारा के साथ साथ एक बड़ा कैडर और मौजूदा सत्ता भी है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। चुनौतियों से लड़ने के लिए उन्हें एकजुट भी होना पड़ेगा, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो दे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, और इनसाइडर न्यूज़ पर मुद्दों और विश्लेषण को आप देखते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।